ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में जो साइंस का जो आपका क्वेश्चन जो था उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा सेट 4 है। सेट 3 का जो भी यहाँ पे आपको पूछा गया था सेट 3 था, ठीक है, उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं और नहीं देखें तो जाके आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस डेट में आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया साइंस का, इसको यहाँ पे आज हम देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया था। देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको द्रव्यमान और घनत्व या घनत्व को उसके किस रूप में, तो आपको पता है यहाँ पे घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, इसको रो से दिखाते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ये आपका डेंसिटी होता है, ये होता है घनत्व, ठीक है। ये आपका घनत्व होता है, ये आपका क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये आपका क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है, आयतन होता है। तो यहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ क्या होता है, आपका घनत्व होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति एम्पियर, द्रव्यमान प्रति यहाँ पे इकाई आयतन, तो द्रव्यमान बाई इकाई यहाँ पे आयतन वॉल्यूम है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका घनत्व का इसका जो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, और एक चीज़ और है इसकी बीमा, ठीक है, बीमा क्या होती है, यहाँ मात्रक क्या हो जाएगा आप देखेंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आयतन मीटर क्यूब, इसके लिए आपका m होता है, अब बाई क्या हो जाएगा, ये l क्यूब हो जाएगा, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, ml-3 लिखेंगे, ये आपकी बीमा हो जाएगी, ठीक है, ml⁻³ तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीमा हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मात्रक और ये आपका बीमा, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी होता है। तो इसका जो होगा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर कि जो है कितना डिग्री पर अभिमुख होते हैं, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो होते हैं वो कितना डिग्री पर क्या होते हैं, अभिमुख होते हैं, ये आपको डिग्री पूछ रहा है। तो 30, 40, 50, 20 है, मतलब यहाँ -30 माइनस ये है, तो मतलब ये आपको डिग्री यहाँ बताना है कि कितनी डिग्री पर ये अभिमुख होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, एक फार्मूला पिछले जो हम सेट कर रहे थे उसमें हमारा फार्मूला क्या था कि C- ऐसे था C-0/100, ठीक है। इसके बाद से क्या था F-32/180, ठीक है, और एक और होता था यहाँ पे K-273/100 ये होता था, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ फ़ारेनहाइट और यहाँ पे क्या बोला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो ये आपको ये दोनों यहाँ पर लेकर इसको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, निकल के चला गया, यानी कि C-0 करेंगे बाई ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू F-32/180 ये होगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे आप कि यहाँ पे देखिए C और F को कितने डिग्री पूछ रहा है, तो C और F जो है इसको क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x-0 बाई ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा F माइनस यहाँ ये भी x हो जाएगा x-32 बाई ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x बाई ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 32/180, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा 18x, ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू में 10x और माइनस कितना हो जाएगा 320, ठीक है। ये 320 है, इस 10x को इधर लेकर आएंगे, तो जब इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 8x बराबर ही हो जाएगा माइनस का 320, इतना हो जाएगा 8x इक्वल्स टू -320, यानी x यहाँ पर निकालेंगे तो 8 चौका 32 माइनस का 40 डिग्री यहाँ पर निकल के आपका आ जाएगा, -40 डिग्री यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ पे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये, ठीक है। तो इस तरह का जो भी है जो हमारा यहाँ पे दिया रहता है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल को कितने डिग्री पर अभिमुख होते हैं, तो इन दोनों को लेकर और C और F को x मान के यहाँ पे आप इसको इजीली यहाँ पे निकाल देंगे, तो माइनस यहाँ पे 40 आपका डिग्री निकल के आएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -40 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करिएगा, ठीक है। हो सकता है इस पर आप देखिएगा पिछले जो हम सेट किए थे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिलेटेड जो है आपको देखने को मिला है इस फार्मूले पर। तो आपको क्या करना, इसको अच्छे से देख लेना है, इसको याद रखना, ताकि एग्ज़ाम में आपको ये नहीं मिलेगा। इस पर
किसी भी तरह का क्वेश्चन हम घुमा के देगा, लेकिन क्या होगा इस पे एकदम ज़रूरी है कि इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। अगर वैकेंसी इससे रिलेटेड आती है तो क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा और इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इससे नहीं बनेगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ज़्यादातर देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम जो है आपका देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी मशीन की जो दक्षता होती है कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कि जो मशीन की दक्षता होती है इनमें से कितने % नहीं हो सकती। तो आपको 10, 100, 75, यहाँ पे 50 है, तो इसका जो दक्षता जो कभी नहीं हो सकती ये आपका हो जाएगा 100%, ठीक है। मशीन का दक्षता जो होती है वो 100% कभी नहीं हो सकती। मशीन की दक्षता क्या होती है कि आपको मशीन द्वारा किया गया कार्य अपान क्या होगा, मशीन को दी गई ऊर्जा इंटू 100, ये आपके मशीन की दक्षता होती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखें कि मशीन की, यहाँ पे मशीन की दक्षता क्या होगा, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं कि मशीन, यहाँ पे देखिए मशीन द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, मशीन द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मशीन द्वारा किया गया कार्य अपान मशीन, यहाँ पे हो जाएगा मशीन को दी गई ऊर्जा, ये होगा कि मशीन की दक्षता किसके बराबर, मशीन द्वारा किया गया कार्य पर मशीन को दी गई ऊर्जा, ठीक है, इंटू 100, ये आपका क्या होता है, ये आपका मशीन की दक्षता होगी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा मशीन की दक्षता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा कि ये आप कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि दो प्रतिरोधों यहाँ पे 20 ओम, ठीक है, 20 ओम और 30 ओम को यहाँ पे पूछा गया। 20 ओम 30 ओम के समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। दो प्रतिरोध है 20-30 को उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध के 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में, पहले वहाँ पर पैरेलल उसके बाद से श्रृंखला में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना देखिए, यहाँ 20 ओम हो जाएगा, 20 ओम, अब यहाँ पे केवल 20 ओम है, ठीक है। वाले प्रतिरोध की धारा कितनी होगी, ये आपको बताना है कि प्रतिरोध में धारा कितनी होगी 20 ओम के इतने का, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दो आपको प्रतिरोध दिया गया है कि पहला जो R1 है आपका, ये कितना है, ये है आपका 20 ओम, R1, R2 कितना है आपका, ये है आपका 30 ओम, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है कि आपको पैरेलल में समांतर में जोड़ा। समांतर में क्या होगा, R इक्विवेलेंट जब भी आप निकालेंगे R इक्विवेलेंट, ये क्या होगा 1/R1 प्लस 1 ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस ये हो जाएगा 1/30, ठीक है। इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसके बाद से आप करेंगे यहाँ पे कि 1/R इक्विवेलेंट अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप करेंगे आपका आ जाएगा, ये आपका जो पैरेलल था 20 और 30 का, इसका 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद से बोल रहा कि 8 ओम प्रतिरोध को फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको यहाँ इतने वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपको श्रृंखला में, तो इसका जो टोटल R यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 प्लस 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 ओम, ठीक है, ये R आ जाएगा। उसके बाद से V का वैल्यू जो है 12 वोल्ट आपको दिया गया है, यानी कि V यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका 12 वोल्ट है। तो V इक्वल्स टू I इंटू R, ओम के नियम से आप क्या करेंगे यहाँ पे करंट निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि I कितना हो जाएगा, V कितना टोटल आ गया यहाँ पे 20 और R आपका कितना हो जाएगा, देखिए V कितना है, सॉरी यहाँ पे V का वैल्यू कितना दिया 12, यानी कि ये आपका है 12, ये आपका इतना नहीं होगा, ये यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा VR, ये आपका I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R। तो I यहाँ पे ये हो जाएगा I कितना है, देखिए V आपका कितना दिया गया 12, ये है 12 और R कितना है, ये हो जाएगा 20, यानी I कितना हो जाएगा 12/20 यहाँ पे आपका आ जाएगा इतना एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद से बोल रहा है कि आपको कि जो है यहाँ पे 20 ओम वाले प्रतिरोध में धारा बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसके लिए होगा कि जो ये 12/20 है, ठीक है। इसके बाद से क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 30 ओम, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 20 प्लस 30 यहाँ पे जुड़ जाएंगे। इसके बाद से 12/20 और इंटू ये हो जाएगा 30, इसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। ये आपका 12/20 है यहाँ पे। अब इसको जो आप करेंगे तो ये इधर आ जाएगा नीचे, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू ये हो जाएगा 30 और ये अब इसका गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा 1000, ये 12×3 36 हो जाएगा, यानी 36, ठीक है। 1 0 अब ये हो जाएगा आपका 100, इस 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 0.36 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो धारा पूछ रहा था
तो कितना हो जाएगा धारा 0.36 यहाँ पे एम्पियर, 0.36 एम्पियर यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.36 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखिए ये प्रतिरोध को इतना ओम में है, ठीक है, और इतना ओम को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका इतना है तो इसको पैरेलल है 1/R इक्विवेलेंट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर से बोला है 12 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है इतना ओम के प्रतिरोध को, तो 12R जोड़ेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए V/I से इसका आप कितना करें I करंट यहाँ निकालेंगे 12/20। ठीक है, अब देखिए फिर से बोल रहा है कि आपका इतना ओम प्रतिरोध यानी कि R का जो वैल्यू है इतना प्रति ओम धारा बताना है, तो ये आपका पहले से I था 12/20 × 30 यहाँ पे जो आपका है, ठीक है, जो 30 ओम है। ठीक है, ये आप 30 जो है आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 + 30, ये जो आपका 20 आया फिर 30 ये जुड़ जाएगा तो ये 12/22 × 30/50 हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे आप 20 × 50 यहाँ पे करेंगे ये 1000 आ जाएगा। ये 12 × 30 है तो कितना 36 बाई इतना करेंगे तो ये 0.36 एम्पियर यहाँ पे निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, हम इसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि मान ले कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है तो WE/WM का अनुपात निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करने से पहले आप देखे होंगे पिछले हम आपको बताए होंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है मून है, चंद्रमा है, ये आपका मून है, चंद्रमा है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि क्या होता है, हम बताए होंगे कि इसका भार अगर यहाँ पर कोई भार है तो इसका 1/6 भाग यहाँ होता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका 36 kg है, यहाँ पे चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार या किसी वस्तु का भार जो है 36 kg है, तो यहाँ पे इसका 1/6 होगा। यानी कि 36 का 1/6 करेंगे कितना हो जाएगा 6 × 36 यानी 6 kg यहाँ पर आ जाएगा। 6 kg ये आपका यहाँ पे भार हो जाएगा मून पे। ठीक है, तो जो भार होता है, भार कितना होता है W = M × G के बराबर होता है। जो W का वैल्यू होता है इसको W दिखाते हैं तो ये हो जाएगा M × G की। ठीक है, ये होता है। और तो ये जो mg होगा ये किसके पर हो जाएगा, ये आपका पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी पर इस पे होगा। ये टोटल भार ये 36 है। और वही आप क्या करेंगे मून पर देखेंगे जो mg होगा तो mg/ इसका कितना हो जाएगा, इसका 1/6 यानी mg/6 हो जाएगा। ये आपका चंद्रमा की बात होती है, ये आपका चंद्रमा पर हो जाएगा mg/6, ये हो जाएगा mg। तो ये आपका चंद्रमा, इसको आप WM से इसको WE से दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि WE/W, यहाँ पे WE/WM की बात कर रहे हैं, यानी कि WE/WM। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा WE जब देखेंगे तो ये हो जाएगा mg, ये mg, अब ये कितना हो जाएगा mg/ ये हो जाएगा 6। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए इस mg से इस mg कट जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6। तो ये आपका 6 के बराबर होगा। यहाँ पे जो भी वेट होगा ये आपका कितना हो जाएगा 6 के बराबर। किस तरह से होगा आप देखे हैं, यहाँ पे ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है। ठीक है, इस अर्थ का जो भी यहाँ पे वेट होगा, इस वेट का यहाँ पे कितना है तो 1/6 होता है। ठीक है, यहाँ पे आप वेट mg के इक्वल करेंगे, ये पृथ्वी का होता है, यहाँ पे mg/6 हो जाएगा ये मून का। तो mg/ यहाँ पे W अर्थ/मून आप जब करेंगे mg/6 होगा तो mg कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 आपका ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6। तो 6 के इक्वल वहाँ पे हो जाएगा ये आपका वेट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रेशियो के बारे में पूछा, जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है। ठीक है, ये है कि आपको यहाँ भरना है, खाली स्थान भरना है कि इसमें से किसको यहाँ भरेंगे कि ये आपका जो स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ पर देखिए विस्थापन, दूरी, शक्ति, बल। ठीक है, तो यहाँ पर को उस समय के दर को तय किया जाता है जिस पर क्या होता है काम किया जाता है, उसे ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब देखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी शक्ति जो पावर है कि शक्ति को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम ठीक है किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। या तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा शक्ति, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये शक्ति हो जाएगा, पावर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब पावर क्या होता है, ये होता है आपका P = W/T। ठीक है, ये आपका पावर होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, ये आपका वाट होता है। ठीक है, शक्ति का जो है SI मात्रक वाट होता है। इसका एक आपका जो मात्रक होता है व्यावसायिक मात्रक, ठीक है, वो क्या होता है हार्स पावर होता है HP। ठीक है, और एक HP किसके बराबर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा 746 एक HP हार्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, और जो शक्ति होती है ये क्या होता है आपका, ये एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है शक्ति। ठीक है,
तो ये आपका जो शक्ति होगा किसके बराबर होता है, W/T, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका क्या होता है, ये आपका कार्य होता है, और ये आपका क्या होता है, समय होता है, टाइम आपका समय होता है, ठीक है। इसके बाद से अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए ये W/T है, P = W/T है, इसको आप यहाँ से W कितना होता है, ये आपका वर्क होता है, कार्य होता है, और कार्य किसके बराबर होता है, F × S के बाई ये T हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका फोर्स होता है, बल होता है, ये आपका क्या होता है, ये बल होता है, ये आपका क्या होता है, विस्थापन होता है, ये आपका विस्थापन होता है, ठीक है, ये समय होता है। तो यहाँ पर अब फिर से क्या करेंगे, पावर को इसको M × A से, बल का जो यहाँ फार्मूला F = M × A होगा, ये आपका फिर विस्थापन हो जाएगा, फिर यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो पावर को जब क्वेश्चन आपसे पूछता है शक्ति बताइए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा शक्ति बताया, अगर ये आपको दिया रहे, एक्सेलरेशन दिया रहा है, टाइम दिया रहा है, ठीक है, मास दिया रहा है, ठीक है, तो आप आसानी से क्या करेंगे, वहाँ पे आपको ऐसे कुछ ना कुछ दिया रहेगा जिससे क्या करेंगे, एक से एक चीज़ लिंक रहता है, ठीक है, तो आपको वहाँ से जोड़ के, ठीक है, यहाँ से हो सकता है आप डिस्प्लेसमेंट दिया रहे, टाइम दिया रहे, ठीक है, मास एक्सेलरेशन कुछ अलग में आपको दिया रहे, तो वहाँ से पावर आप बता सकते हैं। तो इस तरह के जो भी आपको फार्मूले तुरंत जुबान पे मतलब आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको क्या होगा, ये चीज़ें याद होंगी। तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ये भी आप देख लीजिए, ये KHP इसको बारे में पता ही होगा, SI मात्रा वाट, ठीक है। तो ये आपका अदिश राशि होता है, ये आपका पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C शक्ति यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई लोड पाने के लिए लगातार की जो है लगाए जाने वाले बल को क्या जाता है, ठीक है, कोई लोड, यहाँ पे कोई लोड पाए जाने वाले लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यन, वेग अनुपात, वजन, यांत्रिक लाभ, तो इसका जो है इसको इस बल को क्या कहा जाता है, इसको प्रत्यन बल कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, प्रत्यन बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को, ठीक है, ऊष्मा को किस में मापा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन होगा कि किस में मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा को किस में मापा जाता है, ये आपका जो है क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एम्पियर, आपको एम्पियर में, किलोवाट में, डिग्री में, केल्विन में, इसका ऑप्शन नंबर D यहाँ छूट गया है, ये आपका हो जाएगा जूल में, ठीक है, जूल, यहाँ पे जूल होगा। तो यहाँ पे आपका जो है कि किसी प्रणाली भेज जाने वाली ऊष्मा किस में मापा जाता है, इसका आंसर भी हो जाएगा जूल, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रणाली भेज जाने वाली ऊष्मा को जूल में मापा जाता है, ठीक है। और जूल जो होता है वो ऊष्मा का SI मात्रक होता है, ऊष्मा का जो है यहाँ पे ऊष्मा का जो मात्रक होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये जूल होता है, ठीक है, ये आपका SI मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक। एक होता है CGS मात्रक, CGS होगा ऊष्मा का, ये क्या होता है, ये आपको कैलोरी होता है, ठीक है, कैलोरी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये आपका CGS में इसका कैलोरी होता है, और ये SI में क्या होता है, जूल होता है, ऊष्मा जो है इसका मात्रक, जो जूल होता है ऊष्मा का मात्रक होता है, SI मात्रक, ठीक है। यहाँ पर CGS में आपका कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताना है। तो यहाँ पे आपको इजीली देखिए, यहाँ पे गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी 1/12 mv², हाफ mv², ये आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आपको दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 इंटू ये 1 है, इंटू ये आपका v² है, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ये 1/2, ये इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, यानी 50 जूल आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इस फार्मूले को इसको याद रखिएगा। ऐसे आपका स्थितिज ऊर्जा होता है mgh के बराबर होता है। इस तरह के जो भी फार्मूला है, जब सारा सेट हम करा देंगे, एक जो है स्टूडेंट थे वो उन्होंने क्या किया था कि एक कमेंट किया था कि इसका जो फार्मूला है उसको बता दीजिएगा। तो जब ये पूरा सेट जो फाइनल हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लास्ट क्लास में जितना भी सेट का जो फार्मूला यूज हुआ उसको हम एक क्लास में या 2 क्लास में जो भी होगा उसको हम एक बार बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C 50 जूल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गया है कि पदार्थ की वास्तविक गति, ठीक है, पदार्थ की वास्तविक गति यहाँ पे आपको है कि किसके द्वारा उष्मा का स्थानांतरित की एक प्रणाली है। वास्तविक गति इनमें से किसके द्वारा जो है उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, तो विकिरण है, वाष्पीकरण है, संवहन है, चालन है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा संवहन, ठीक है, ये आपका संवहन आंसर हो जाएगा। कन्वेंशन, ठीक है, ये होता है कन्वेंशन। संवहन क्या होता है, जहाँ उष्मा का जो है संचरण, जहाँ भी उष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के माध्यम से होता है, वो क्या होता है, संवहन होता है, कन्वेंशन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो इसका जो है पदार्थ की वास्तविक गति संवहन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की एक प्रणाली है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आज की क्लास अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।